हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज की द हिंदू एडिटोरियल सेशन में हम एनालिसिस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का, जिसका टाइटल है बुलिंग टैक्टिक्स। आज का ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित है, जहां हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वार और नेटो को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, एचएसएल और बैंक पीओ और स्टेनो की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल है। हम नहीं केवल आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे, बल्कि इसमें छिपे सारे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है वेपनाइजेशन, जिसका मतलब होता है हथियार बनाना। मतलब किसी चीज़ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या है? मिलिटराइजेशन मतलब कि सैन्यकरण। नेक्स्ट, आर्मी मतलब शास्त्रीकरण। एंटोनिम्स यानी कि इसका ऑपोजिट क्या है? डीमिलिटराइजेशन मतलब असैन्यकरण। डिसआर्मामेंट मतलब निरस्त्रीकरण। ठीक है। हमारा आज का सेकंड वर्ड है वॉर्ड, जिसका मतलब होता है कसम खाई या फिर प्रतिज्ञा की। मतलब कि दृढ़ संकल्प लेना या फिर वादा करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? प्लेस्ड मतलब कि प्रतिज्ञा की। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। सोर मतलब कसम खाई। और एंटोनिम्स क्या है? डिनाइड मतलब इनकार किया। रिनाउंस्ड मतलब कि त्याग किया। ठीक है। हमारा थर्ड वर्ड है आज का स्लैप, जिसका मतलब होता है यहाँ थोपना या फिर लगाना। जैसे कि टैरिफ या जुर्माना, ज़बरदस्ती लगाना। जैसे जो टैक्स होता है ना, वो इंसान नहीं चाहता है कि उसके ऊपर लगे, बट फिर भी लग ही जाता है ज़बरदस्ती, तो उसी से रिलेट वर्ड है। इसका सिनोनिम्स क्या है? इम्पोज मतलब थोपना। लेवी मतलब कर लगाना। इन्फ्लिक्ट मतलब देना या फिर लगाना। एंटोनिम्स क्या है? इसका ऑपोजिट मतलब कि अगर आप किसी भी कोई चीज़ थोप रहे हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उस चीज़ को नहीं थोपना मतलब उस चीज़ को हटाना। तो पहला वर्ड क्या है? रिमूव मतलब हटाना। लिफ्ट मतलब पाबंदी हटाना। और रिपील मतलब कि रद्द करना। हमारा फोर्थ वर्ड है राफ्ट, मतलब समूह या फिर ढेर, मतलब कि बड़ी संख्या या फिर मात्रा में। सिनोनिम्स क्या है? एरे मतलब श्रृंखला। रेंज मतलब श्रेणी। लॉट मतलब बहुत सारा। एंटोनिम्स क्या है? फ्यू मतलब कुछ और लिटिल मतलब थोड़ा। हमारा आज का फिफ्थ वर्ड है एक्वायर, मतलब कि प्राप्त करना। मीन्स हासिल करना या फिर खरीदना। सिनोनिम्स क्या है? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। गेन मतलब पाना। और प्रोक्यूर मतलब कि जुटाना। एंटोनिम्स क्या है? लॉस मतलब कि खोना। फॉरफिट मतलब कि गवा देना। ठीक है। तो सिक्स्थ वर्ड है रिकॉनिसेंस, मतलब कि टोही या फिर निगरानी। यानी कि शत्रु क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए किया गया सैन्य सर्वेक्षण। ठीक है। मतलब कि आप ये कह सकते हो किसी पे निगरानी रखना। सिनोनिम्स क्या है? स्काउटिंग मतलब निगरानी। सर्वे मतलब सर्वेक्षण। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। एंटोनिम्स क्या है? नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। डिसरिगार्ड मतलब अनदेखी। आप अगर किसी पे निगरानी रख रहे हो, किसी पे आप नज़र रख रहे हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उस पे नज़र ना रखना। कोई चीज़ पे नज़र ना रखना इज़ इक्वल टू लापरवाही, है ना। अब हमारा सेवेंथ वर्ड है इम्प्लिक्ट, मतलब कि निहित या फिर अस्पष्ट, जो सीधे तौर पर ना कहा गया हो पर समझा जा सके। सिनोनिम्स क्या है? इम्प्लाइड मतलब अप्रत्यक्ष। इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित। और टैसिट मतलब कि मौन या फिर अव्यक्त। एंटोनिम्स क्या है? एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट और डायरेक्ट मतलब सीधा। हमारा आज का एट्थ वर्ड है टेंटामाउंट, मतलब समान या फिर बराबर, मतलब कि किसी बुरी चीज़ के बराबर होना। सिनोनिम्स क्या है? इक्विवेलेंट मतलब कि समतुल्य। इक्वल मतलब बराबर और कंपैरेबल मतलब तुलनीय। एंटोनिम्स क्या है? डिफरेंट मतलब अलग। ऑपोजिट मतलब कि विपरीत। कोई भी चीज़ अगर एक जैसा होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा। जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन, मतलब दबाव या फिर ज़बरदस्ती। मतलब बल प्रयोग करके किसी से कुछ करवाना, ज़बरदस्ती। सिनोनिम्स क्या है? फोर्स मतलब बल। कंपल्शन मतलब व्यवस्था। प्रेशर मतलब दबाव। एंटोनिम्स क्या है? परसुएशन मतलब समझाना या फिर बुझाना। कंसेंट मतलब सहमति।
किसी को अगर आप कोई भी चीज़ प्रेशर देके फोर्स करके अगर करा रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसके कंसेंट से वो चीज़ करना, उसकी परसुएशन से वो चीज़ करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिनोमॉन्ट, मतलब कि परिणाम या उपसंहार, किसी जटिल स्थिति का अंतिम परिणाम या फिर हल। सिनोनिम्स क्या है, आउटकम मतलब नतीजा, रिजोल्यूशन मतलब समाधान, और फिनाले मतलब कि अंत। एंटोनिम्स क्या है, ब्रिंगिंग मतलब शुरुआत, ओरिजिन मतलब कि मूल, डिप्रिडेशंस मतलब कि तबाही या फिर लूटपाट, ये मतलब कि नुकसान पहुंचाने या लूटने का क्रिया। सिनोनिम्स क्या है, प्लंडरिंग मतलब कि लूटमार, रैबिट्स मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। एंटोनिम्स क्या है, रिस्टोरेशन मतलब पुनर्स्थापना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। तो ये था सारे वोकैबुलरीज विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं। और अब आते हैं हम फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए हैं। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है स्लैप विथ, जिसका मतलब होता है अचानक या फिर ज़बरदस्ती थोपना, जैसे कि टैक्स या जुर्माना। ठीक है, द पुलिस स्लैप्ड हिम विथ अ हेवी फाइन फॉर स्पीडिंग। और हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है लीव असाइड, मतलब कि एक तरफ छोड़ देना या फिर अलग रखना, या फिर फ़िलहाल कोई टॉपिक के बारे में चर्चा ना करना। मतलब लेट्स लीव असाइड द कॉस्ट फॉर अ मोमेंट एंड फोकस ऑन क्वालिटी। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेजल वर्ब जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुआ है। अब हम आते हैं हमारा मेन पार्ट, मतलब कि हमारा एडिटोरियल की तरफ, जिसका फुल एनालिसिस हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे हिंदी में। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का एडिटोरियल का टाइटल है बुलिंग टैक्टिस, जिसका मतलब होता है धौंस जमाने की रणनीति। ट्रम्प्स वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड कुड अंडरमाइन नाटो, मतलब कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प का टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नाटो को कमज़ोर यानी कि वीक कर सकता है। ठीक है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ fought to slap a raft of European countries with a 10% tariff on any and all goods beginning on February 1, which is then set to increase to 25% on June 1। मतलब ट्रम्प प्रशासन ने 1 फरवरी से यूरोपीय देशों को एक समूह पर सभी प्रकार की वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने की कसम खाई है, जिसे 1 जून को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। Until an agreement is reached on the US demand to purchase or otherwise acquire the Denmark administered Arctic territory of Greenland, जब तक कि डेनमार्क के प्रशासन वाले आर्कटिक क्षेत्र यानी कि ग्रीनलैंड को खरीदने या फिर हासिल करने की अमेरिका की मांग पर कोई समझौता नहीं हो जाता। The latest round of tariffs will add to existing 15% US imposed trade duties on the countries targeted by the White House, which include Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom। मतलब कि टैरिफ का ये नया दौर उन देशों पर पहले से लगे 15% व्यापार शुल्क में और बढ़ोतरी करेगा जिन्हें व्हाइट हाउस से निशाना बनाया है, जिनमें कि डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम्स भी शामिल है। While French President Emmanuel Macron described the US action as unacceptable, UK Prime Minister Keir Starmer said the moves was completely wrong। जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने अमेरिका कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को पूरी तरह से गलत कहा। The targeted nations have sent a small number of troops to Greenland for what they have called a reconnaissance mission। मतलब कि लक्षित राष्ट्रों ने ग्रीनलैंड में सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भेजी है, जिसे उन्होंने एक टोई मिशन यानी कि जांच पड़ताल अभियान का नाम दिया है। Essentially for military exercises that signal and reinforce Europe's collective commitment to defending the autonomous Arctic territory। मतलब कि जो मूल रूप से एक सैन्य अभ्यास है जो इस स्वायत्त आर्कटिक
आर्कटिक क्षेत्र की रक्षा के लिए यूरोप की सामूहिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है और उसे मजबूत करता है। Such emphasis by the European Union clearly reflects concerns stemming from the fact that American troops recently entered Venezuela and kidnapped and transported its president Nicolas Maduro to the US. यूरोपीय संघ द्वारा किया गया ये जोड़ स्पष्ट रूप से उसी चिंता को दर्शाता है जो इस तथ्य से पैदा हुई है कि अमेरिका सैनिकों ने हाल ही में वेनेजुएला में प्रवेश किया और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपहरण कर उन्हें अमेरिका में ले आए। And Mr. Trump has since gone on record effectively warning that he might consider intervention for different purpose and in different circumstances in Colombia, Cuba, Mexico and Iran next. और मिस्टर ट्रंप ने इसके बाद रिकॉर्ड पर प्रभावी रूप से चेतावनी दी है कि वो अगले चरण में कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ईरान में अलग उद्देश्य और अलग परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकते हैं। Leaving aside the neo-imperialist impulse that is implied in the Trump administration's plans to control non-allied nations' territories based on the threat of military action. मतलब अगर उस नव साम्राज्यवादी सोच को किनारे कर दे जो सैन्य कारोबार की धमकी के आधार पर गैर सहयोगी देशों के क्षेत्र को नियंत्रित करने की ट्रंप प्रशासन की योजनाओं में छिपी है, or to bully allies by weaponizing tariffs against them. Such actions are tantamount to a violation of international law and in the case of the EU risk degrading years of progress made on transatlantic trade agreements या अपने सहयोगियों के खिलाफ टैरिफ को हथियार बनाकर उन्हें डराना धमकाना तो ऐसी कार्रवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के समान है। और यूरोपीय संघ के मामले में ये ट्रांसअटलांटिक अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार समझौते में वर्षों से हुई प्रगति को बिगाड़ने का जोखिम कर देती है। फर्स्ट, देयर इज़ अ सीरियस इशू of no legislative backing by the US Congress and legal basis for the unilateral action taken by the Trump administration in targeting Denmark and other European countries. मतलब कि पहला, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों को निशाना बनाने में ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई के लिए अमेरिका कांग्रेस का कोई समर्थन या कानूनी आधार नहीं है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। Second, the Trump administration is likely to face this week a judicial ruling against its use of the International Emergency Economic Powers Act to impose tariffs across the board. दूसरा, इस सप्ताह ट्रंप प्रशासन को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उपयोग करके हर तरफ टैरिफ लगाने के खिलाफ न्यायिक फैसला का सामना करना पड़ सकता है। Third, European nations may bring into force what is known as the anti-coercion instrument, a counter-tariff facility that would limit the trade of major US tech firms and related service providers that conduct significant business in the EU. मतलब तीसरा, यूरोपीय राष्ट्र यानी कि एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट दबाव विरोधी तंत्र लागू कर सकते हैं जो एक काउंटर टैरिफ सुविधा हो सकता है। ये यूरोपीय संघ में बड़ा कारोबार करने वाली प्रमुख अमेरिका तकनीकी कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के व्यापार को सीमित कर देगी। बट इवन द डिनाउंसमेंट ऑफ दिस ट्रंप मेड कन्फ्लिक्ट इट विल लाइकली टेक ईयर्स इफ नॉट डिकेड्स टू हील द worsening transatlantic rift that has beset the region। मतलब ट्रंप द्वारा पैदा किए गए इस संघर्ष का परिणाम जो भी हो, इस क्षेत्र को घेरने वाली इस बिगड़ती हुई ट्रांसअटलांटिक दरार को भरने में दशकों नहीं बल्कि सालों तो ज़रूर ही लगेंगे। Meanwhile, a weakened NATO will stand less able to assist Ukraine in facing off against the depredations of an aggressive Russia on the Eastern Front। इस बीच एक कमज़ोर नाटो पूर्वी मोर्चे पर आक्रामक रूस की तबाही का सामना करने में यूक्रेन की सहायता करने में सक्षम होगा। The need of the hour
is enlightened leadership a far cry from what is presently on offer in Washington? समय की मांग एक समझदार और प्रबुद्ध नेतृत्व की है जो वर्तमान में वाशिंगटन यानी कि अमेरिका सरकार द्वारा दिए जा रहे नेतृत्व से बिल्कुल ही विपरीत है। शॉर्ट में बोले तो ये आर्टिकल अमेरिका ट्रंप प्रशासन और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते तनाव के बारे में है। अमेरिका ने डेनमार्क के अधिकार वाले क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग की है। जब तक ये समझौता नहीं हो जाता तब तक ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क लगाने की धमकी दी है। टैरिफ की धमकी ये है कि अमेरिका ने 1 फरवरी से यूरोपीय सामानों पर 10% टैक्स लगाने की कसम खाई है, जो 1 जून तक बढ़कर 25% हो जाएगा। इसका असर फ्रांस, जर्मनी, यूके और डेनमार्क जैसे देशों पर पड़ेगा। यूरोप की प्रतिक्रिया इस पे ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे गलत और अस्वीकार्य कहा। यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए वहां अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी भेजी है, जो ये दिखाती है कि वो एक साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका का पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो यूरोप की चिंता इसलिए भी जायज़ है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण किया था और कोलंबिया, मेक्सिको व ईरान जैसे देशों को भी चेतावनी दी है। और कानूनी पेच इसमें ये है कि लेखक का कहना है कि ट्रंप का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उनके पास इस फैसले के लिए अमेरिका संसद यानी कि कांग्रेस का समर्थन भी नहीं है और उन्हें कोर्ट से भी रोका जा सकता है। अब यूरोप का पलटावार इसमें यह है कि जवाब में यूरोपीय संघ अपना एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अमेरिका टैंक कंपनियों को व्यापार को रोक सकता है। और लेखक जो है यानी कि राइटर जो है वो लास्ट में ये कहते हैं कि इस झगड़े का नतीजा चाहे जो भी हो, इससे अमेरिका और यूरोप का रिश्ता यानी कि नेटो में जो दरार आई है उसे भरने में सालों लग जाएंगे। एक कमज़ोर नेटो का फ़ायदा रूस को मिलेगा, खासकर यूक्रेन युद्ध में। आज दुनिया को एक समझदार नेता की ज़रूरत है जो फ़िलहाल वाशिंगटन में नहीं दिखता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल का फुल एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।